हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है मारुति फार्मा क्लासेस में। तो आप लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया है आज। तो पहली बार मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। कोई टेक्निकल या कोई भी ग्राफिक्स में अगर मिस्टेक लगे तो आप लोग हमें कमेंट्स देकर या कॉल या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक लेंगे इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। तो हमारे फार्मेसी में बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोजेज फॉर्म। इंट्रोडक्शन मींस किसी भी चीज़ का परिचय करवाना। फार्मास्यूटिक्स का ये पार्ट है, ये चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन एक परिचय करवाना, डोजेज फॉर्म जितनी भी हमारी फॉर्मुलेशन आती हैं उनसे हम लोगों का परिचय करवाना, आप लोगों का हम लोगों ने उससे इंट्रोडक्शन करवाना। तो यहाँ अगर हम लोग लें फर्दर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। तो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी अगर पर्सन से हम लोग मिलते हैं तो उसका परिचय करना हो तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं ना, डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो डोजेज फॉर्म क्या होती है, पहले सिंपली भाषा में समझें कि हम लोग कोई भी मेडिसिन कभी टेबलेट रूप में लेते हैं, कभी सिरप के रूप में, कभी इंजेक्शन के रूप में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं। मींस फिजिकल फॉर्मुलेशन जो उस मेडिसिन या उस ड्रग को हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम लोग कहते हैं डोजेज फॉर्म। So dosage form is defined as the physical formulation of a drug or medication intended for यूज। कि किसी भी ड्रग को फिजिकल फॉर्म के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो मेथड लिया जाएगा उसे हम लोग कहते हैं डोसेज फॉर्म। उसमें दो तरह के मेन कंपोनेंट रहते हैं, एपीआई एंड एक्सीपिएंट। तो ये क्या होते हैं जैसे एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हमारी क्लास में या सोसाइटी में हम लोग देखते हैं ना कि एक पर्सन लीड करता है और बाकी जनता जो है उसकी हेल्पिंग मोड में रहती है, हेल्पर होती है। क्लास में भी, सोसाइटी में भी, हमारे रिलेशंस में भी, रिलेटिव्स में भी। तो सेम जो हमारी मेन मेडिसिन, मेन ड्रग रिस्पॉन्सिबल है डिजीज को सही करने के लिए, थेराप्यूटिक इफेक्ट देने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एपीआई। और जो उसके हेल्पिंग एजेंट हैं उसकी फॉर्मुलेशन को तैयार करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एक्सीपिएंट। तो आप लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखनी है, द मेन इंग्रेडिएंट इन ए मेडिसिन दैट कोज द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। कि उस फॉर्मुलेशन या उस मेडिकेशन में जो डिज़ायरेबल, हमारा जो इच्छा के अनुसार जो हमें प्रभाव या इफेक्ट चाहिए, वो देने वाले केमिकल को हम लोग ड्रग कहते हैं या एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और एक्सीपिएंट जो है उसके हेल्पिंग एजेंट है। These are substance alongside the active ingredient of a medication। alongside जो साइड बाय साइड वाले हेल्पिंग एजेंट हुए उसे हम लोग कह देते हैं एक्सीपिएंट। जैसे कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, जो उस फॉर्मुलेशन को तैयार करने में यूज होते हैं। ओके। देन क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। तो किसी भी समाज में, किसी क्लास में, किसी भी जगह हम लोग देखते हैं हमें लोगों को क्लासिफाई करना होता है। तो हम लोग कभी कंट्री के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं लोगों को, फिर स्टेट के आधार पर, राज्य के आधार पर, जिले के आधार पर, शहरों के आधार पर। तो सेम जो हमारी फॉर्मुलेशन है उनको भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफाई करने के कई मोड हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लोगों को क्लासिफाई करना है तो नंबर वन मेथड क्या है, जेंडर बेसिस पे, मेल और फीमेल। दूसरा हो सकता है हाइट के बेसिस पे। तीसरा हो सकता है उनके वेट, वजन के बेसिस पे। चौथा हो सकता है उनकी कंट्री या राज्य या जिले के आधार पे। तो सेम यहाँ पे भी जब हम लोग फॉर्मुलेशंस को क्लासिफाई करते हैं तो कई मेथड हैं। नंबर वन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट के द्वारा वो मेडिसिन ली जा रही है। ओरल रूट के द्वारा, नोज के द्वारा, ईयर के द्वारा, आई के द्वारा, सबलिंगुअल रूट के द्वारा। ये डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर आ जाएगा फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे, यूज के बेसिस पे, और डिफरेंट और भी वेज आ जाएंगे। तो यहाँ नंबर वन हम लोग लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम लोग यहाँ लें ओरल, मुंह के द्वारा खाई जाने वाली दवाएं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन आ जाएंगी जिनकी डिटेल विद एग्जांपल हम लोग आगे पढ़ेंगे।
देन पेरेंट्रल इंजेक्शन के द्वारा ली जाने वाली दवाएं, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, ये डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्टेबल आ जाएंगे। सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखने वाली कुछ दवाएं, जैसे कि हार्ट अटैक आता है किसी पर्सन को तो हमें ऐसा बोला जाता है ना कि इसकी वो मेडिसिन निकालो जो इमरजेंसी में जीभ के नीचे रखनी है, दैट इज सबलिंगुअल रूट। देन इंट्रा रेस्पिरेटरी, एरोसोल इनहेलर के थ्रू जब हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू सांस के द्वारा कोई मेडिसिन लेते हैं। देन यूरेथ्रल, यूरेथ्रा के थ्रू कोई मेडिसिन अगर लेनी हो। रेक्टल रूट, रेक्टल मीन्स जो हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और अल्टीमेटली आफ्टर दी मेटाबॉलिज्म जब फूड हम लोग बाहर निकालते हैं आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, या फीसिस जो है फ्रेश होने के लिए जो हम लोग रूट जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेक्टल। देन वेजाइनल, लेडीज़ में, फीमेल्स में वेजाइनल रूट के थ्रू भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। ट्रांसडर्मल, स्किन पे अप्लाई होने वाले कुछ लोशन, कुछ क्रीम, कुछ ऑइंटमेंट, वो मेथड्स भी आ जाएंगे। देन इंट्राओक्यूलर मींस आई में अप्लाई होने वाली मेडिसिन। देन इंट्रानेजल, नाक में अप्लाई होने वाले जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो इंट्रानेजल। ओके, अब हम लोग आते हैं फर्दर सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेन ये मेथड्स हैं किसी भी फॉर्मुलेशन की फिजिकल स्टेट को क्लासिफाई करने के। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, टेबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन हैं जो सॉलिड है। सॉलिड मीन्स हार्ड, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर लें तो घरों में जो हम लोग लाइक आटा यूज़ करते हैं तो वो सॉलिड है। सेमी सॉलिड जैसे कि मलाई, वो सेमी सॉलिड है। क्रीम सेमी सॉलिड है। लिक्विड जैसे कि पानी पीने वाला, मिल्क, ये सेमी सॉलिड है। गैस जैसे कि एयर जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ये गैसियस है। तो इसी बेसिस पे डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स को भी क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 सॉलिड, जिसमें कि हम लोग ले लेते हैं टेबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ये सारे एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। सेमी सॉलिड जिसमें ऑइंटमेंट, क्रीम्स एटसेट्रा इत्यादि। लिक्विड जिसमें कि सिरप, लिंक्टर्स, एलिक्जर्स, ड्रॉप्स, ये आ जाएंगे। देन गैसियस जिसमें इनहेलर और एरोसोल्स आ जाएंगे। वन मोर क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन, कि उसको कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, बॉडी के कौन से पार्ट पे अप्लाई किया जा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन। स्किन पे अप्लाई हो रहा है, आई पे, टूथ पे, हैंड, फुट, हेयर, नेजल। मेनली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिजिकल फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो दोनों जो क्लासिफिकेशन है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फिर यूज के आधार पे कि हम लोग बॉडी के उसको अंदर लेके जा रहे हैं मेडिसिन को, या बाहर ही बाहर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो नंबर 1 हम लोग यहाँ फॉर्मुलेशन लेते हैं, डोजेज फॉर्म लेते हैं बच्चों, इमल्शन। इसको पहले बड़े प्यार से सिंपली भाषा में समझते हैं। आप लोगों ने कभी बचपन में ये पंगे लिए होंगे ना कि थोड़ा सा एक ग्लास में ऑयल डाला और ऑयल के बाद उसमें पानी डाल दिया, फिर हम उसको शेक करते हैं तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ये ड्रॉपलेट्स बन गई। या पानी में ऑयल डालें या ऑयल में पानी डालें, वो ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में घुलनशील नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं ऑयल एंड वाटर जो है वो इमिसिबल हैं। पर इनको मिक्स करने के लिए, मिसिबल करने के लिए कुछ एजेंट मिलाए जाते हैं जिनको कहते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट, राइट। वो तैयार करता है इमल्शन। तो यहाँ इमल्शन की डेफिनेशन अगर देखें तो इमल्शंस आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाइफेजिक मतलब जिसमें दो फेज हों, ठीक है, जिसके अंदर दो फेज अलग अलग दिखें, ऑयल और लिक्विड के दो फेज दिखें, ऑयल और वाटर के। देन इन विच टू और मोर लिक्विड्स आर इमल्सिफाइड एज ड्रॉपलेट, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा लिक्विड जो है वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में एक दूसरे में मिक्स किए जाएं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ये जनरली दो तरह के होते हैं, जनरली, वैसे तीसरी चौथी फॉर्म भी आती है, जनरली दो होते हैं, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। जब भी कभी ऐसे लिखा जाए तो इसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर, एंड ऐसे लिखा जाए तो वाटर इन ऑयल।
मीन्स यहाँ पर वाटर जो है वो कम मात्रा में है, ऑयल जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, सिंपली। और ऑयल इन वाटर में ऑयल जो है वो कम मात्रा में है, वाटर जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। और ये दोनों एक दूसरे में इमिसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग इसको मिक्स करते हैं। तो ये मार्केटेड कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों इमल्शन के, लाइक इमल्शन विद कैल्शियम, कोड लिवर ऑयल, ये बच्चों के लिए एक इमल्शन आता है। देन फ्रेलेक्स, ये ओरल इमल्शन है। तो ये मार्केटेड के कुछ एग्जाम्पल हैं, मार्केटेड ब्रांड हैं जो हम लोग रूटीन लाइफ में देखते हैं। देन सस्पेंशन। अब यहाँ सस्पेंशन क्या है? इमल्शन में हम लोगों ने क्या देखा, दो इमिसिबल लिक्विड थे जिन्हें हम लोगों ने इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से मिक्स कर दिया। यहाँ पर एक सॉलिड और एक लिक्विड जो है वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। तो भैया अब क्या करें? जैसे इमल्शन में हमने किया कि दोनों को मिक्स करना जरूरी है, इकट्ठा देना ही जरूरी है, तभी वो पर्सन सही हो पाएगा मेडिसिन से। तो यहाँ सॉलिड और लिक्विड दोनों को भी इकट्ठा देना जरूरी है। तो वहाँ हम लोगों ने इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाया, यहाँ सस्पेंडिंग एजेंट मिला दिया, और दोनों का एक्शन एक ही है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर कर, पृष्ठ तनाव को रिड्यूस कर कर दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर देता है। तो यहाँ पर सस्पेंशन में एक सॉलिड है जो लिक्विड में इनसोल्यूबल है। यहाँ मैंने दो वर्ड यूज करे, वहाँ इमिसिबल, यहाँ इनसोल्यूबल। जब लिक्विड लिक्विड एक दूसरे में मिक्स ना हो, सोल्यूबल ना हो, तो वहाँ वर्ड यूज करते हैं बच्चों इमिसिबल। और यहाँ पर सॉलिड अगर लिक्विड में सोल्यूबल ना हो तो यहाँ वर्ड यूज हो जाता है इनसोल्यूबल। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखें, ड्रग्स विद इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी डिस्पर्स इन ए लिक्विड मीडियम टू फॉर्म ए सस्पेंशन। मतलब कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल जब लिक्विड में सोल्यूबल नहीं है तो उसको फिर भी हमने करना है सोल्यूबल। क्यों? क्योंकि हमने ठान लिया कि इसको सोल्यूबल करके ही मानेंगे। तो फिर एक सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प ली। जैसे कभी दो ऐसे पर्सन होते हैं ना जिनकी दोस्ती नहीं हो सकती, तो तीसरे को बीच में आना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही दो ऐसे लिक्विड जब दोनों मिक्स ना हो, उनकी दोस्ती ना हो, तो इमल्सिफाइंग एजेंट को बीच में आना पड़ा। और यहाँ सॉलिड और लिक्विड जब दोनों आपस में सोल्यूबल नहीं हुए तो सस्पेंडिंग एजेंट को बीच में आना पड़ा विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। ए सस्पेंशन इज डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड insoluble solid particles, disperse phase in a fluid dispersion medium और continuous phase। तो डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं अपन। सस्पेंशन जो है वो डिस्पर्शन है, मतलब वहां पर डिस्पर्शन फैलाव है, फाइनली डिवाइडेड इन सोल्यूबल सॉलिड का एक फैलाव है, किसमें? फ्लूइड में। तो सॉलिड कम है, लिक्विड ज्यादा है, तो जो सॉलिड कम है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स फेज। फेज मतलब एक ऐसा हिस्सा जो डिस्पर्स कहलाता है, और जो लिक्विड है वो ज्यादा मात्रा में है, उसे हम लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूस फेज। दिखने में ये तुम्हें सिरप जैसा लग सकता है बच्चों, बट इस सस्पेंशन में लिक्विड के बीच में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल दिखते हैं। तो ये है एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। कैल्सीमैक्स, ये भी एक बेटर एग्जांपल है सस्पेंशन का। तो ये देखो मार्केटेड फॉर्मूलेशन में भी यहाँ सस्पेंशन लिखा हुआ आ रहा है। एंड दिस इज द फॉर्मूलेशन फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3। ओके, फिर हम लोग फर्दर आते हैं टेबलेट पे। बड़ी पॉपुलर फॉर्मूलेशन है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा आज की तारीख में इस धरती पर, आज की डेट में, जिसने टेबलेट पूरी उम्र में या पूरी लाइफ में अपने ना खाई हो। आज की डेट में तो बच्चा 2 दिन का नहीं होता और तभी वो टेबलेट खिलाना, उसको सिरप देना और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हाँ, बच्चों को टेबलेट स्पून में पानी में डिसॉल्व करके घोल के दी जाती है, बिकॉज वो उसको स्वेलो नहीं कर सकते, वो उसको निगल नहीं सकते। क्लियर? तो हर फॉर्मूलेशन के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट हैं, वो हम फर्दर एक और चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो टेबलेट क्या है? सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें कि सॉलिड ड्रग को, एपीआई को, उसके कुछ दोस्तों के साथ, एक्सिपिएंट के साथ मिक्स किया गया, फॉर्मूलेशन बनाई गई, बाइंडिंग एजेंट दिए गए और छोटी सी टेबलेट बना के उसके अंदर बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने की ताकत डाल दी गई। तो डेफिनेशन देखते हैं। टेबलेट इज डिफाइंड एज ए कंप्रेस सॉलिड डोजेज फॉर्म। कंप्रेस मतलब जिसको दबाव के साथ, प्रेशर के साथ बनाया गया है। कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विद और विदाउट एक्सिपिएंट।
मेडिकामेंट मेन एपीआई है उसमें, विद और विदाउट एक्सीपिएंट, एक्सीपिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, अकॉर्डिंग टू आईपी टेबलेट्स आर सॉलिड। आईपी जो हमारा फार्मेसी का ग्रंथ है ना बच्चों, इंडियन फार्माकोपिया, वो क्या कहता है टेबलेट के बारे में? इट इज द सॉलिड फ्लैट बाइकॉन्वेक्स डिशेस यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ए ड्रग और ए मिक्सचर ऑफ ड्रग। जो कि एक सॉलिड फ्लैट बाइकॉन्वेक्स और डिश, वो उसकी शेप के आधार पे बता रहा है कि टेबलेट की शेप कैसी कैसी हो सकती है, और उसको कंप्रेस करके बनाया गया है मिक्सचर ऑफ ड्रग के हेल्प से, विद और विदाउट डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट मतलब उसकी मात्रा को डाइल्यूट करने वाले, बढ़ाने वाले एजेंट। जैसे कभी कभी हमें हम बात करें एविल, एविल टेबलेट की, या लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन की, उसकी बहुत ही कम मात्रा हमें रिक्वायर्ड होती है, बट वो कम मात्रा अगर हम लोग हाथ में लेंगे तो हम उसको कैरी भी नहीं कर पाएंगे। तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, कि उसके अंदर मेन एपीआई तो है 5 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम, पर उसकी मात्रा को 1 ग्राम तक या 0.5 ग्राम तक बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट मिलाए जाते हैं जिनसे उनकी मात्रा बढ़ जाए, उसको हम डाइल्यूएंट कहते हैं, और वो एक्सीपिएंट का ही पार्ट है। तो डाइल्यूएंट की हेल्प से वो कंप्रेस करके और डिफरेंट डिफरेंट शेप में बनाई जाए, उसे हम लोग कहते हैं टेबलेट। तो ये यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। टेबलेट डिफरेंट शेप में आ सकती है, ओवल हो सकती है, स्फीयर हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, बाइकन्वेक्स हो सकती है। फिर यहाँ पर दो तरह की पैकिंग होती है जनरली किसी भी टेबलेट के लिए, ब्लिस्टर एंड स्ट्रिप। इसको अपन ने एग्जांपल लिया है कॉम्बीफ्लाम का और डिस्प्रिन का, बड़े पॉपुलर है ना ये ब्रांड। जनरली हम थक हार जाएं और शरीर टूट रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बीफ्लाम खाते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, यस बोलिए, पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। पेन किलर भी है ये, एंटी इंफ्लामेटरी भी है। डिस्प्रिन जब हेडेक हो रहा हो। तो बच्चों ये दो तरह की पैकिंग आप लोग टेबलेट में देखते हो। तो यहाँ हम लोग सिंपली डिस्क्राइब करें कि इसको कहते हैं ब्लिस्टर, BLISTER पैकिंग, जिसे हम फोल्ड करें तो जनरली टेबलेट क्रैक हो जाती है या पैकिंग क्रैक हो जाती है और टेबलेट जो है वो बाहर आ जाती है। और ये है स्ट्रिप, STRIP। इसको हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं, पर ये क्रैक नहीं होती जो पैकिंग है। और ये पैकिंग कैसे बनती हैं, इनका हम लोग पैकेजिंग वाले चैप्टर में डिटेल देखेंगे। फिर हम लोग आते हैं फर्दर बच्चों, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, तो ये क्या होते हैं, बुलबुले उठाने वाले ग्रेन्यूल। मींस जैसे कहते हैं ना, मेरे दिल में आग लगी है, या ज्वालामुखी जल रहा है, या बबल उठ रहे हैं, तो सेम मेडिसिन में भी ऐसा होता है। कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो बुलबुले, ज्वालामुखी की तरह बुलबुले उठाती हैं। तो बेसिकली इनमें रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये केमिकल फॉर्मूला है इसका, जो कि बेकिंग सोडा भी कहलाता है। जितनी भी बेकरीज हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि केक, बिस्किट जो है वो फ्लफी फ्लफी, फुले फुले बनते हैं। तो वो फुलावट उसमें क्यों आती है, मीठे सोडे के कारण, बेकिंग सोडे के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका काम ही किसी चीज को फुला देना है। क्लियर? तो डेफिनेशन देखें, इट इज कोर्स टू वेरी कोर्स पाउडर। मींस पाउडर के पार्टिकल के आधार पे उसको कोर्स और वेरी कोर्स नाम दिया गया है। containing the medicinal agent in a dry mixture usually composed of sodium bicarbonate, citric acid, tartric acid। means हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक बेसिक कंपोनेंट है, बेस है, उसको सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, एसिड के साथ मिला दिया। एसिड और बेस हम लोग जानते हैं जब रिएक्शन करेंगे तो सोल्ट बनेगा, और सोल्ट बनेगा तो वहां पर बुलबुले उठेंगे और एफरवेसेंस निकल जाएगी CO2 के रूप में। तो जनरली क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 निकलती है, और वो CO2 जो है वो वहां पर बुलबुले उठाती है, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक में होता है, इनो में होता है, सोडा जो पीते हैं उनमें भी यही होता है। और कुछ लोग तो अल्कोहल, आप लोग नहीं पीते होंगे, पर अल्कोहल पीने वाले लोग सोडा यूज करते हैं ना, वो इसीलिए यूज करते हैं कि फिर उसमें बुलबुले उठते हैं, और वो पर्सन भी फिर अल्कोहल पीकर बुलबुला बन जाता है।
ओके। द एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाते हैं ये, और वो रिजल्टिंग इन एफरवेसेंस। और यहाँ पर इनकी फॉर्मुलेशन के फोटोग्राफ में भी बुलबुले दिए हुए होते हैं। जैसे कि इनो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें एसिडिटी हो जाए तो हम लोग इनो यूज़ करते हैं। क्यों? मेरे पेट में एसिडिटी हुई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बना, तो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट वाला इनो फॉर्मुलेशन पिया। सोडियम बाइकार्बोनेट बेस और मेरे पेट का एसिड दोनों ने आपस में रिएक्शन की और सोल्ट बना दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में बनाया कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो टूट गया CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो डकार के रूप में, बुलबुलों के रूप में मुझे रिलीफ देता है जब वो गैस फॉर्म में बाहर निकलता है। तो दैट इज द गुड फील फैक्टर ऑफ इनो। एंड ऑल्सो इट इज हेल्पिंग टू रिड्यूस एसिडिटी, एसिड को भी खत्म कर दिया और गुड फील फैक्टर भी दिया। और सेम सोडा भी यही करता है एंड कोल्ड ड्रिंक भी यही करता है, इसीलिए उनको कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। फिर फर्दर यही एग्जांपल एक और है, सिट्रो सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, एटसेट्रा। फर्दर हम लोग चलते हैं। अभी फंक्शन भी पूरे हम लोग समझ नहीं पाए इनके, जो हमारे टेक्निकल टीम है वो समझा रहे हैं अभी फंक्शन। तो धीरे धीरे कुछ और ग्राफिक्स और कुछ और पैरामीटर भी हम लोग यूज करेंगे इसमें। यस, देन न्यू फॉर्मुलेशन इज बच्चों स्नफ। स्नफ क्या होती है? इसको सिंपली हम लोग समझें तो कई बार आप लोगों ने ज़्यादातर गांवों में और बुजुर्गों को नस्वार सूंघते हुए देखा होगा। नस्वार, तो उसी की तरह एक फॉर्मुलेशन होती है दैट इज कॉल्ड स्नफ, जिसको नाक के द्वारा सूंघा जाता है। तो ये ड्राई लीफ या ड्राई पाउडर्स होते हैं जिनमें इवेपोरेटिंग एजेंट होते हैं, और नाक के द्वारा सूंघे जाएं नस्वार की तरह, तो दैट इज स्नफ। ए प्रिपरेशन ऑफ ए पाउडर ड्रग टू बी इनहेल्ड थ्रू द नोस्ट्रिल्स, नाक के द्वारा सूंघे जाने वाली दवा को हम लोग कहते हैं स्नफ। It is smokeless tobacco that is made of dry crushed tobacco leaf with different scent and flavors inhaled through the nose. Mainly नस्वार में तंबाकू होता है, जिसको बोलते हैं तंबाकू हिंदी में, राइट। तंबाकू को इनहेल करने के, खाने के, बॉडी के अंदर ले जाने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है सिगरेट, बट उसमें स्मोक और बहुत सारे जो हार्मफुल एजेंट हैं वो भी अंदर जाते हैं। दूसरा पुराना तरीका है नस्वार के थ्रू तंबाकू की लीव्स को ड्राई करके, पीस के और सूंघना। तो नस्वार वाली फॉर्मुलेशन से ही ये फॉर्मुलेशन डेवलप हुई। और कुछ बीमारियों में जहां लंग्स तक, फेफड़ों तक हमें दवा पहुंचानी है, हम लोग स्नफ यूज करते हैं। तो ये मैंने फोटोग्राफ लिए हैं पुरानी नस्वार वाले, जो एल्युमिनियम वाली या लोहे वाली पैकिंग में आती थी, तरह तरह की नस्वार इतनी सी पैकिंग में। जैसे ये चेतक स्नफ बहुत पॉपुलर ब्रांड था, ये तंबाकू के ब्रांड हैं। और ये मेडिकामेंट जो हमारी मेडिसिन फॉर्मुलेशन में आती है नस्वार, ये उसका एग्जांपल है विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो हमें स्नफ यूज़ करना है कभी कोई प्रॉब्लम हो तब, तंबाकू या नशे के तौर पे, नस्वार के तौर पे हमें नहीं यूज़ करना। देन ड्रॉप्स। ड्रॉप्स क्या होती हैं? सिंपल ड्रॉप, बूंद, आँख में भी डाली जा सकती है, ईयर में भी डाली जा सकती है, नोज में भी डाली जा सकती है, सिंपली। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉप की डेफिनेशन देखें। इट इज ए लिक्विड मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड यूजिंग ड्रॉपर लाइक ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप। कोई एक ड्रॉप या ड्रॉप्स फॉर्मुलेशन जो ड्रॉपर की हेल्प से आँख में, कान में, नाक में डाली जाए, यूज़ की जाए, तो उसको हम लोग ड्रॉप्स बोलते हैं। आई ड्रॉप जो है वो एडमिनिस्टर होती है डायरेक्टली इनटू द आई यूजिंग ए ड्रॉपर, और ड्रॉपर अबव द आई एंड स्क्वीज आउट वन ऑफ द ड्रॉप, मतलब उसको दबाने पर जो आई ड्रॉप है वो हमारी आंख में दवा छोड़ देती है। तो यहाँ हमने डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं, एजिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप, राइट। देन दिस इज ऑल्सो आई ड्रॉप, गैराकेन। देन नियोमाइसिन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, सॉरी ईयर ड्रॉप, ये ईयर्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनकी फोटोग्राफ से हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर करें। ओके, देन पेस्ट। सिंपली हम लोग जानते हैं टूथपेस्ट। सुबह सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट। पहले जो पुराने लोग थे वो दातुन करते थे, आज की डेट में हम लोग एडवांस हो गए हैं ना,
सो कॉल्ड एडवांस। तो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, तो वो क्या है? बेसिकली कैल्शियम, जिसको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में बनाया गया विद द हेल्प ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, जिससे कि हमारे मुंह की बदबू भी दूर हो, माउथ के जो उसमें जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो भी किल हों, और कैल्शियम भी मिले हमारे दांतों को। तो अल्टीमेटली सॉलिड होगा उसमें और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन बनेगी। डेफिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ ए फैटी बेस, एग्जांपल पेट्रोलियम जेली, उसमें फैटी बेस होता है, एंड अराउंड 25% ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस लाइक जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम, मतलब कि उसमें 25% तक सॉलिड होना चाहिए। और कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल पेस्ट जो है वो उससे बनते हैं, एंड टिपिकली इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। मीन्स टूथपेस्ट एक एग्जाम्पल है जो कि हम ब्रश करते हैं माउथ में, पर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में देखें तो पेस्ट वो भी होते हैं जिनमें कि अराउंड 25% सॉलिड होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और वो स्किन पे या हमारी बॉडी पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ हम लोगों ने मार्केट में या हमारे घरों में जितने भी तरह के टूथपेस्ट यूज़ होते हैं वो लिए हैं। सेंसोडाइन जो कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, दंत कांति बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, मेसवाक एंड एटोल। फर्दर कैप्सूल, टेबलेट के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो फॉर्मुलेशन है वो है बच्चों कैप्सूल। और हम लोगों ने कभी ना कभी कैप्सूल खाया है, यूज़ लिया है। क्या होता है उसमें, इतनी छोटी सी टेबलेट जैसी फॉर्मुलेशन होती है जिसमें दो कैप होते हैं जिनके बीच में मेडिसिन है और दोनों एक दूसरे में पैक की गई हैं, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो। और ये भी एग्जाम्पल है, फोटोग्राफ्स दी हुई हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच द एक्टिव मेडिकामेंट आर एनक्लोज इन आइदर ए हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कंटेनर और शेल सुटेबल फॉर फॉर्म ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन से बना होता है कैप्सूल का शेल। जिलेटिन एक सब्सटेंस है, उससे कैप्सूल का शेल कवर बनता है। और वो सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन दो तरह के होते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल भी अभी देखते हैं। तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है जिसमें एक बड़ी बॉडी होती है और एक छोटी बॉडी होती है। तो इस छोटी बॉडी और बड़ी बॉडी के बीच में एक लॉकिंग पैटर्न होता है जिसके अंदर मेडिसिन डालकर इसको पैक कर दिया जाता है। और कभी आप लोग देखना चाहें तो उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। और इस फॉर्मुलेशन का बेनिफिट क्या है कि कभी भी कोई मेडिकामेंट जो बिटर है, कड़वी है, या हम उसको इजीली खा नहीं सकते टेबलेट फॉर्म में, तो उसको पाउडर को कैप्सूल वाली शेल में पैक करके दे दिया जाता है, जिससे हमें खाते टाइम, स्वेलो करते टाइम हमारी जीभ को उसके कड़वेपन का एहसास नहीं होता। ओके, तो ये कैप और बॉडी, जो बड़े वाला हिस्सा है उसको बॉडी बोलेंगे, जो छोटे वाला हिस्सा है उसको कैप बोलेंगे। दो तरह के रहते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन। पीछे जो हमने देखा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की शेप थी, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये आते हैं जैसे पुदीन हरा। पुदीन हरा फॉर्मुलेशन आप लोगों ने देखी होगी। ये थोड़े उससे छोटे होते हैं कैप्सूल, राउंड होते हैं, स्फीयर होते हैं जैसे पुदीन हरा, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, थोड़े शाइनिंग में होते हैं। और इनके अंदर सॉफ्ट जिलेटिन में जनरली लिक्विड और सेमी सॉलिड डोज जो मेडिकामेंट होती है वो फिल की जाती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में सॉलिड पाउडर जो है वो पैक किया जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल नॉर्मली होल्ड लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल frequently contain dry powder granule. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कम इन राउंड, ओवल एंड ट्यूबुलर शेप, जो ये आप लोग देख पा रहे हैं। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है वो सिलेंड्रिकल रहती है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा। सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना, जैसे एक हमारे घरों में सिलेंडर पाया जाता है किचन के अंदर, तो वो भी एक तरह से कैप्सूल ही है। फर्दर गार्गल। तो गार्गल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी भी हम लोगों ने, हमारे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, या हम लोगों ने मान लो माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी गार्गल यूज़ करना है। मेनली थ्रोट, मेरे गले में इन्फेक्शन हुआ तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी मेडिसिन लूँ जो मैंने अंदर पेट तक भी नहीं ले जानी और गले तक वो प्रभाव देकर उसको मैंने बाहर निकाल देना है। तो वो होता है गार्गल। उसी में ही थोड़ा सा चेंज हो जाए और मेरे माउथ कैविटी, मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन है,
और मैंने कुल्ला कर कर उसको बाहर फेंक दिया, तो वो हुआ माउथ फ्रेशनर और माउथ वॉश। तो ये दोनों मिलती जुलती फॉर्मुलेशन है। तो गार्गल यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देखें, दीज आर दी एक्वस हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन। एक्वस मीन्स पानी जैसी, वाटर मिसिबल जो वाटर में सोल्यूबल हो, एल्कोहलिक जिसमें अल्कोहल भी हो, हाइड्रो पानी, यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट थ्रोट इन्फेक्शन। मेरे या किसी के गले में इन्फेक्शन है तो ये उसको ट्रीट करने में काम आती है। कंटेन फिनोल, थाइमोल, पोटेशियम क्लोरेट, ये उस ड्रग के एग्जाम्पल हैं जो इनमें होते हैं। तो ये डेफिनेशन नोट करो बच्चों आप लोग। तो ये एग्जाम्पल हैं कोफोल गार्गल, मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है, पर्सनली मैंने यूज़ करा है और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके। देन बीटाडीन गार्गल, थ्रोट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो बीटाडीन जो हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं उसकी ये फॉर्मुलेशन आती है, जो पानी डाल के डाइल्यूट करके गार्गल, कुल्ला करना मीन्स गार्गल गरारे करना, गरारे करना एक गुड टर्म्स रहेगी इसके लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पुराने जो हमारी होम रेमेडीज़ हैं, गला बैठ जाने पर या गले में इन्फेक्शन होने पर गुनगुने पानी में हम लोग नमक डाल के, हनी डाल के, नींबू डाल के भी उसके गरारे करते हैं, तो वो भी वहाँ पर सूदिंग एक अच्छा इफेक्ट देता है। देन फर्दर डस्टिंग पाउडर, सिंपली कोई पाउडर है उसको हमने बॉडी पे छिड़कना है, नाइसिल, पॉन्ड्स, तो वो है डस्टिंग पाउडर। और उसमें कुछ मेडिसिन मेडिकामेंट नहीं मिला दी जाए तो वो बनती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। इट इज़ ए पाउडर यूज एज ए डेसिकेंट, मीन्स छिड़कने के लिए काम आते हैं। एंटी फंगल, डस्टिंग पाउडर कैन हेल्प प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन सच एज एथलीट फुट, जो ज़्यादा दौड़ते हैं, एथलीट होते हैं, उनके फुट्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, या जनरली गर्मियों में हम लोग भी सॉक्स और शूज़ जुराबें पहने अगर ज़्यादा, तो हमारे भी उंगलियों पे जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन जनरली होता है वो, तो हम लोग वहाँ पे भी कुछ पाउडर यूज़ करते हैं विद एंटी फंगल एजेंट। तो नाइसिल हुआ या सिंपली कोई पाउडर हुआ, उसमें अगर कोई मेडिकामेंट मिला दी जाए तो वो बन जाते हैं मेडिकेटेड पाउडर। Pharmaceutical use of talc as a dusting powder depend on its desiccant properties. Dusting powder is a powder used as desiccant, ठीक है। तो सिंपली ये पाउडर हैं, टेल्क हैं, जो हम लोगों ने मेडिसिन मिलाकर यूज करने हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल हैं। कैंडिड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, आप लोगों ने भी सुना होगा, एंड ये भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं। ओके, देन इंसुलेशन, थोड़ा वर्ड्स जो है इसमें पीडीएफ बनते टाइम इधर उधर हो गए, दैट इज INSUFFLATION, इंसुलेशन। एंड सेकंड इज डेंटिफ्राइसिस, इकट्ठे ले लिए हैं ये। इंसुलेशन क्या होते हैं, सिंपली समझते हैं। एक डिवाइस के थ्रू किसी पाउडर को बॉडी के किसी कैविटी में ट्रांसफर करना, मीन्स रेक्टल रूट में, वेजाइनल में, या थ्रोट में, या किसी भी ईयर में कैविटी में ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। इट इज द एक्ट ऑफ ब्लोइंग समथिंग, किसी को ब्लो करना, सच एज गैस, पाउडर और वेपर इनटू ए बॉडी कैविटी। तो ये डिवाइस होती है जिसमें यहाँ पर ये कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने पाउडर फिल कर लिया, पीछे ये पंप लगा हुआ है, इस पंप को हम प्रेस करते हैं तो पाउडर जो है वो फ्लो करेगा, और ये नोजल है, जिस बॉडी कैविटी में हमने ट्रांसफर करना है उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा। डेंटिफ्राइसिस, ये दंत मंजन, सिंपली जैसे आज की डेट में तो हम टूथपेस्ट करते हैं, सबसे पहले वो नीम की दातुन करते थे, फिर दंत मंजन आया था, डाबर लाल दंत मंजन, याद है आप लोगों को? जो मेरी एज ग्रुप के लोग होंगे उन्होंने बचपन में कभी ना कभी यूज़ करा होगा। तो डाबर लाल दंत मंजन, तो वो पाउडर होते हैं जिसको हम लोग हाथ में लेकर, यहाँ ऐसे लेकर और दांतों पर रब करते थे, साफ सफाई के लिए, हाइजीनिक के लिए। Dentifrices including tooth powder and toothpaste are agent along with a toothbrush to clean and polish natural teeth। पहले हम लोग फिंगर से करते थे, फिर विद इन टाइम जब ब्रश आ गए तो ब्रश पर उस पाउडर को लगाकर यूज करने लगे थे। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, दंत मंजन, बैद्यनाथ का लाल दंत मंजन, हर्बो डेंटिफ्राइसिस,
डाबर लाल दंत मंजन, कोलगेट का, तो ये ब्रांड से हमारे माइंड में एक इमेज बनती है, पिक्चर बन जाती है कि बेसिकली ये फॉर्मुलेशन है क्या। और वैसे ये कॉस्मेटिक के पार्ट है, और आप लोगों को पता ही होगा कि फार्मेसी जो है वो कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल दोनों को कवर करती है। इसीलिए हमारे फार्मेसी के एक्ट का नाम क्या है? D&C, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। लो जी, पाउडर। These are particle of which pass through a sieve with nominal mesh aperture of 180 micron, not more than 40% by weight pass through a sieve nominal 125 micron। डस्टिंग पाउडर भी एक फॉर्मूलेशन थी, ये भी एक पाउडर फॉर्मूलेशन है। यहाँ थोड़ा सा पैरामीटर डिफर हो जाता है कि कुछ सीव छलनियाँ बनी होती हैं, उसमें 180 माइक्रोन का अगर अपर्चर साइज हो, होल साइज हो, तो उसमें से 40% से ज़्यादा पाउडर ना पास हो और 125 माइक्रोन से जो है वो पास हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे, पाउडर। तो इन्होंने इस पैरामीटर को यहाँ ले लिया। इसमें भी यहाँ पर एग्जांपल आ गए हैं, टर्बिनाफिन एड्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेंट। एनाफाइन पाउडर, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए एक पाउडर फॉर्मूलेशन है। तो कुछ एक फॉर्मूलेशन आपको लग सकती है मिलती जुलती, उनमें बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है फार्मास्यूटिकल लेवल पे, लाइक माइक्रोन साइज का, पाउडर के पार्टिकल के साइज का। ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे एलिक्जर और सिरप, ये बड़ी मिलती जुलती सी फॉर्मूलेशन है। देन फर्दर ऑइंटमेंट, यहाँ भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये भी बड़े मिलते जुलते से फॉर्मूलेशन है। तो ऑइंटमेंट, पोविडोन, आप लोगों ने बड़ा पॉपुलर, ये सॉल्ट है जो घरों में हम लोग कोई कट लग जाए, इन्फेक्शन हो, वहाँ यूज़ करते हैं, पोविडीन, पोविडोन। देन ये एक और यहाँ ब्रांड दिया हुआ है, डेफिनेशन, एन ऑयल बेस्ड टॉपिकल फॉर्मूलेशन। टॉपिकल मतलब जो स्किन पे या बॉडी के अंदर ना जाकर बाहर स्किन पे अप्लाई की जाए, उसे हम लोग कहते हैं टॉपिकल। Its topical formulation with a semi-solid texture, a greasy appearance that can be applied to the skin is called ointment। जो स्किन पे अप्लाई की जाए, ग्रीसी, ग्रीस जैसी उसकी नेचर हो और सेमी सॉलिड वो फॉर्मूलेशन हो। एन ऑइंटमेंट मीनिंग a therapeutical substance are dispersed in the medium, and medium generally has 80% oil and 20% water। means यहाँ जो क्रीम के कंपैरेटिवली इसका डिफरेंस है वो ये है कि इसमें 80% ऑयल पार्ट होता है, जैसे हम लोगों ने इमल्शन में पढ़ा ना, ऑयल एंड वाटर। तो मीन्स ये ग्रीसी ऑयली फॉर्मूलेशन है, जो कपड़ों पे अगर अपना दाग छोड़ दे तो मुश्किल से निकलती है। तो ऑयली पार्ट जो है वो इसमें ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड ऑइंटमेंट। देन फर्दर क्रीम, तो क्रीम और ऑइंटमेंट में डिफरेंस क्या आ जाता है? क्रीम में जो है वो हाइड्रो पार्ट ज़्यादा है, एक्वस पार्ट ज़्यादा है, और ऑइंटमेंट में ऑयली पार्ट ज़्यादा है। These are the semi-solid dosage form containing more than 20% water or volatile component and less than 50% hydrocarbon wax. It may contain one or more drug substance dissolve or disperse in a suitable cream base. Cream has equal parts oil and water, also water soluble. Ointments contain about 80% oil. क्रीम में मैक्सिमम ऑयल 50% हो सकता है, मैक्सिमम मींस वाटर के या एक्वस पार्ट के इक्वल, और ऑइंटमेंट में अप टू 80% होता है। मींस जब भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये फॉर्मूलेशन है, ये रेशो है किसी भी कंपोनेंट के, ऑयल और वाटर के, तो विच वन इज ऑइंटमेंट, विच वन इज क्रीम। तो जिसमें ऑयल पार्ट ज़्यादा होगा, मोर देन 50% और अप टू 80%, उसे हम लोग बोलेंगे ऑइंटमेंट, और जिसमें एक्वस पार्ट ज़्यादा होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्रीम। ये कुछ एक मार्केटेड ब्रांड है, यूकिडर्म क्रीम, जिसमें कि एंटी फंगल एजेंट दिए हुए हैं, इट्राकोनाजोल टर्बिनाफिन के साथ। यहाँ पर टर्बिकोन आईटी क्रीम बनाई गई है, इनके साथ क्रीम जो है वो वर्ड भी जोड़ा गया है। ओके, देन जेल, ये भी क्रीम और उनसे मिलती जुलती सी फॉर्मूलेशन है। जैसे वोलिनी, मूव, ये पहले क्रीम्स आती थी, अब जेल फॉर्म में भी आने लगी हैं। क्लियर? तो जेल इज टू फेज इलास्टिक कोलोइडल मटेरियल। कोलोइडल मींस सॉलिड मटेरियल, इलास्टिक मतलब जिसमें इलास्टिसिटी हो। जेल को बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बच्चों की जेल बॉल्स आती है ना,
कि जेल होती हैं और उसको अपन कैसे भी ऐसे खींचें वो रबड़ की तरह खींची जाती हैं, उसमें इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इसको इलास्टिक फॉर्मुलेशन बोला गया है। कंसिस्टिंग ऑफ ए डिस्पर्स लिक्विड इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉलिड फेज, मतलब कि डिस्पर्स लिक्विड है उसमें और जिसमें कोऑपरेट किया गया है सॉलिड फेज का। लिक्विड लिव्स इन स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूटेड बाय द सॉलिड, जो लिक्विड है वो लिव्स रहता है सॉलिड के बीच में। बड़ी एक नोवल और डिफरेंट सी फॉर्मुलेशन होती है जेल, है तो सॉलिड और लिक्विड का ही मिक्सचर जैसे ही सस्पेंशन, पर वहां पर लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा थी, यहाँ पर सॉलिड की अमाउंट ज़्यादा है और उसके बीच में लिक्विड है, दैट इज जेल, which in turn exploit the surface tension of the liquid in order not to collapse. Okay, तो सिंपली जेल जो है वो आजकल पेन किलर क्रीम्स जो आती थी उन्हीं ने नया फॉर्मुलेशन जेल बना दिया, जैसे डिक्लोफिनेक जेल, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, वोलिनी जो पहले क्रीम फॉर्म में आती थी ये भी अब जेल फॉर्म में आने लगी है। और ये फॉर्मुलेशन क्यों चेंज होती हैं, किसी एक फॉर्मुलेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके इफेक्ट इतने अच्छे नहीं आ पाते तो वो धीरे धीरे नई फॉर्मुलेशन में आ जाती है। जैसे हम लोग भी कुछ एक अगर अपना कोई भी जॉब या जो भी अपना लाइफ का पार्ट है उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं ना, रिजल्ट्स और बेटर लेने के लिए, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैक्ट्रीज कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल की, वो भी वहाँ R&D में नई नई फॉर्मुलेशन के थ्रू जितना बेटर इफेक्ट दे सकती हैं उतने वो प्रयास करती हैं, और क्रीम के बाद ये वाली सब चीज़ें जेल फॉर्म में आने लगेगी। देन लोशन, ये भी इनसे मिलती जुलती फॉर्मुलेशन है, पर ये हाइड्रो पार्ट इसमें ज़्यादा होता है और बड़ी ही मतलब लेस विस्कस होती है ये, और ये बॉडी पे लोशन, बॉडी लोशन के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा ज़्यादा यूज़ होते हैं। Lotion is a low viscosity topical preparation intended for application to the skin. By contrast, creams and gels have higher viscosity. क्रीम और जेल की विस्कोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोशन, इसीलिए लोशन जो होते हैं जब हम हाथ में लेके बॉडी पे लगाते हैं बड़ी आसानी से फैल जाते हैं, और जो क्रीम और जेल होते हैं वो थोड़ा सा जोर लेते हैं फेस पे या कहीं भी हमें उसको जब रब करना हो। Typically, due to lower water content, lotions are applied to skin with bare hands, a brush or a clean cloth or cotton wool. कॉटन के द्वारा, वूल के द्वारा या किसी ब्रश के द्वारा हम लोग उसको हमारी स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो these are the some examples of lotion. सिट्रीमाइड लोशन, कैलामाइन लोशन, वेरी पॉपुलर। कैलामाइन लोशन आप लोगों ने सुना है ना, पिंक कलर का कैलामाइन एक केमिकल एजेंट होता है, API। बॉडी पे जब स्किन पे कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं, स्किन रैशेस हो जाएं, तो वहाँ पे कैलामाइन लोशन यूज़ करा जाता है। देन स्पेसविन, ये भी एक ब्रांड आ जाएगा इसमें। देन सिरप, ये फोटोग्राफ कुछ एक इधर उधर हो गई है। कफ सिरप आप लोगों ने सुना हुआ ही है। सिरप जब कफ हो जाए तो बच्चों को कफ सिरप दिए जाते हैं मीठे मीठे से, मीन्स मीठा कि वो एक चीनी वाली फॉर्मुलेशन है, चीनी मतलब सुक्रोज, तो जिसमें सुक्रोज मिला हो, मिठास मिली हो, मीठापन मिला हो और लिक्विड हो वो, और बीच में धीरे से दवाई भी मिला दी जाए, मतलब मीठी दवा, मिठाई जैसी बनाई, लिक्विड मीठा मीठा शरबत जैसा बनाया और धीरे से दवा मिला दी गई, दैट इज कॉल्ड सिरप। सिरप आर सुगरी सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज प्रिपेयर्ड इन प्योरीफाइड वाटर। प्योरीफाइड वाटर मतलब प्योर वाटर। वाटर की कई टाइप्स होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसमें एक टाइप है प्योरीफाइड। सिंपली आप समझ सकते हैं जो प्योर है और जिनमें आयंस की मात्रा जो है वो लिमिटेड है। तो सिरप जो है वो एक सुगरी सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है सुक्रोज, जो हमारी चीनी होती है उसको सुक्रोज कहते हैं, उसका एक सॉल्यूशन है जिसमें मेडिकामेंट मिलाई गई है और फ्लेवरिंग एजेंट भी मिला दिए गए हैं, कलरिंग एजेंट भी मिला दिए गए हैं, तो वो बनता है सिरप। तो ये एक फोटोग्राफ दिया गया है सिरप का, नीचे डिफरेंट डिफरेंट कप सिरप दिए गए हैं, और रूटीन में आप लोगों ने कोई ना कोई कप सिरप कभी यूज करा होगा। बच्चों के लिए भी आते हैं ये, अडल्ट के लिए भी आते हैं। देन लिंक्टस, ये भी सिरप से मिलती जुलती फॉर्मुलेशन है। लिंक्टस इज ए फॉर्मुलेशन इन द फॉर्म ए सिरप, इनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एक सिरप जैसी ही फॉर्मुलेशन है जिसमें कि मेनली कप सिरप के लिए ये एजेंट दिए जाते हैं।
इट इज टेकन टू ऑफन रिलीव द सिम्टम्स ऑफ ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट। थ्रोट में, गले में जब इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे लिंक्टस दिए जाते हैं। मेनली ये सिरप के कंपैरेटिवली विस्कस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा देर गले में ठहरते हैं, और कई बार इतने विस्कस होते हैं कि इनको गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके, डाइल्यूट करके भी दिया जाता है। तो बेसिकली हम लोग अगर लिखा ना हो तो इन दोनों में, सिरप में और लिंक्टस में, डिफरेंशिएट कई बार नहीं कर पाते। जैसे कि वहाँ पे हम लोग क्रीम और ऑइंटमेंट में देखकर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। It is often made in a syrupy medicinal formulation using lemon syrup, fruit flavored syrup। ये सिरप के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हैं, लेमन फ्लेवर भी हो सकते हैं, किसी फ्रूट का फ्लेवर भी हो सकता है, और टोलू सिरप मीन्स कुछ हर्बल फॉर्मुलेशन भी हो सकती हैं। तो ये कफ सिरप है, ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, ये भी यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ क्लोरफेनारामीन एंड ऑल एंटी एलर्जिक एंड कफ सिरप बनाया गया है। तो ये एग्जांपल है लिंक्टस के। देन एलिक्जर, ये भी सिरप जिससी मिलती जुलती फॉर्मुलेशन है, एलिक्जर। इसमें मेनली डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा और होती है, अल्कोहल मिलाया जाता है, इसलिए ये एक हाइड्रो अल्कोहलिक फॉर्मुलेशन है। एलिक्जर्स आर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक वाटर एंड अल्कोहल। मतलब हाइड्रो अल्कोहलिक, हाइड्रो वर्ड जब भी आए बच्चों वो मतलब है वाटर। एक्वा या एक्वस वाटर जैसा, एल्कोहलो या एल्को मीन्स अल्कोहल जैसी कोई चीज या अल्कोहल ही। और अल्कोहल जब भी हम लोग बात करते हैं, व्हाट इट मीन, इथेनॉल, C2H5OH, वहां पर इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल मिलाया गया है, क्योंकि अल्कोहल के भी तो कई टाइप्स होते हैं ना। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल वो तो जहरीला होता है, जो हमारी लेबोरेटरीज में, स्कूल कॉलेजेस की लैब में जो अल्कोहल आता है इथेनॉल, उसको कोई बच्चा या कोई और पर्सन शरारत से पी ना ले तो उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा मिथाइल अल्कोहल की मिला दी जाती है, जिससे कि वो जहरीला हो जाता है और उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो जब भी जनरली अल्कोहल लिखा जाए या किसी फॉर्मुलेशन में अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो जनरली 99% वो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल ही होता है। और ये वही अल्कोहल है जो कई लोग शौक में भी पीते हैं, और वो अल्कोहल पीने के बाद उनकी दुनिया अलग ही हो जाती है। और इसी कारण कई लोग सिरप जो है, कप सिरप, हालांकि मेन तो वो जो नशा करते हैं वो कोडीन है उसमें, उसके लिए कप सिरप पीते हैं, पर अल्कोहल भी अपना कुछ इफेक्ट देता है, इसलिए कई लोग नशे के तौर पे कप सिरप, एलिक्जर्स ये अननेसेसरी पीने लग जाते हैं, जो कि गलत है। Typically, alcohol and water are used as solvent when the drug will not dissolve in water alone। Means इसमें अल्कोहल क्यों मिलाया गया? कुछ एक ऐसी ड्रग हैं जो अकेले पानी में, एक्वस में, सिरप में, सुक्रोज के वाटर के सॉल्यूशन में या उसमें मिसिबल सोल्यूबल नहीं है, तो उसमें हमने थोड़ी मात्रा अल्कोहल की मिलाई जिससे कि वो उसमें सोल्यूबल हो जाए। अल्टीमेटली हर मेडिसिन को अंदर पहुंचाने के लिए बॉडी में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन और डोजेज फॉर्म। ओके, इन एडिशन टू एक्टिव ड्रग दे यूजली कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, जिसे हम एक्सीपिएंट कहते हैं। मीन्स ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी, मेन एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जितने भी हेल्पिंग एजेंट हैं दे ऑल आर कॉल्ड एक्सीपिएंट। ओके, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ एलिक्जर्स। ओके, यहाँ पर कोई मान लो ब्रांडी या उसकी बियर की बोतल हमने रख के इसकी पिक नहीं लेनी कि उसमें भी अल्कोहल है तो वो भी एलिक्जर हुआ, नो। एलिक्जर मीन्स हाइड्रो अल्कोहलिक वाटर एंड अल्कोहल विद एनी मेडिसिन। ओके, देन लिनीमेंट। लिनीमेंट जो है ये रब करने के लिए स्किन पे रब करते हैं, और जनरली पेन किलर्स में ये फॉर्मुलेशन आती है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। लिनीमेंट इज ए मेडिसिनल लिक्विड that is rubbed on the skin or into the skin to relieve muscular stiffness and pain। ये एक ऐसा लिक्विड है जो स्किन पे रब किया जाता है पेन से रिलीव पाने के लिए। अब बात ये आ जाएगी कि वहाँ जेल और क्रीम और ऑइंटमेंट भी तो है, मूव है, बोलिनी है, फिर लिनीमेंट की जरूरत क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंस, एपीआई और मेडिसिनल कंपाउंड जो हम जेल फॉर्म में नहीं दे सकते, क्रीम फॉर्म में नहीं दे सकते, या वैरायटी ऑफ फॉर्मुलेशन बढ़ानी है,
तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि उनको हमें लिनीमेंट फॉर्म में देना पड़ता है। उन कंपाउंड्स की एपीआई की जो स्टेबिलिटी है वो लिनीमेंट फॉर्मुलेशन में और ज़्यादा है। तो लिनीमेंट्स आर मेडिसिनल लिक्विड रब इनटू द skin to relieve muscular stiffness and pain, liquid preparation having a soothing or antiseptic or medicinal action when applied to the skin। जब इनको स्किन पे अप्लाई किया जाता है तो ये एक सूदिंग, एक अच्छा लगने वाला अपना प्रभाव देते हैं। तो ये एग्जांपल है लिनीमेंट के। फोटोग्राफ भी देखो इन्होंने ऐसे बड़ी सिलेक्ट करके छापी है ना कि उस बंदे के यहाँ पेन हो रहा है और उसने लिनीमेंट लगाया और नाउ आफ्टर दैट ही इज हैप्पी। कमर दर्द में, गर्दन दर्द में, पैरों के जोड़ों के दर्द में, बैक पेन में, तो ऑर्थेक्स और ये ब्रांड हैं जो लिनीमेंट के गुड एग्जांपल हैं। इनहेलर, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड में भी हम लोगों ने देखा कि जिनको लंग्स का प्रॉब्लम आया या कुछ ऐसी मेडिसिन जो हमें लंग्स तक पहुंचानी है तो वो इनहेलर के थ्रू ली जाती हैं। तो इनहेलर बेसिकली इज ए डिवाइस जिसके अंदर हम कोई भी पाउडर, पिल्स, टेबलेट या क्रश करके कुछ सॉलिड मटेरियल डालें तो उसको हम माउथ के थ्रू इनहेल करके लंग्स तक ले जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनहेलर। इनहेलर डेफिनेशन देखते हैं, ए डिवाइस फॉर गिविंग मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्रे दैट इज इनहेल्ड। सांस को अंदर ले जाना इज कॉल्ड इनहेल और बाहर छोड़ना एक्सहेल। ठीक है, तो इनहेल करना किसी भी दवा को विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस इज इनहेलर। थ्रू द नोज और माउथ, कई बार नोज के थ्रू भी खींची जाती है वो दवा और जनरली जो है वो माउथ के द्वारा खींची जाती है। ये ऐसी डिवाइस आती है जो माउथ में लगा के हम लोग सांस अंदर खींचते हैं और ये इसका यहाँ पर बॉडी पार्ट है जिसके अंदर हम उस टेबलेट को या उस पाउडर को डाल देते हैं जो हमें इनहेल करना है। Inhalers are used to treat certain medical problems like bronchitis, angina, asthma। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि इनहेलर के थ्रू मेडिसिन दी जाती हैं और वो डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचती हैं, फेफड़ों तक पहुंचती हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो तो उसको सही करती हैं। अस्थमा में फेफड़े पूरी तरह फूल नहीं पाते, उनको फूलने में हेल्प करती हैं। एंजाइना जो कि एक हार्ट डिजीज है उसमें भी ये दी जाती है ताकि फेफड़ों में पहुंचने के बाद दवा जो है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है और ब्लड से वो वहाँ पर हार्ट की डिजीज में भी या किसी और प्रॉब्लम में भी हेल्प करती है। तो मेनली 90% जो ड्रग का टारगेट है वो ब्लड में पहुंचना है, जो सीधा इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जा सकता है। इनहेलर के थ्रू लंग्स तक ड्रग पहुंचाई, वहाँ से ब्लड में गई, वैसे दी जा सकती है। टेबलेट या कैप्सूल हम लोगों ने खाया, पेट में गया, वहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, उस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। और स्किन पे अप्लाई होने वाली जो फॉर्मुलेशंस हैं या तो वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएंगी या फिर उनका वहीं पे टॉपिकल जो बाहर ही इन्फेक्शन है उसको सही करने में यूज़ लिया जाता है। तो आप लोगों ने डोजेज फॉर्म चैप्टर पढ़ते टाइम हमेशा माइंड में ये रखना है कि इंटरनल उसका टारगेट है या एक्सटर्नल, कि हमें वो जो फॉर्मुलेशन है, मेडिसिन है, वो ब्लड में पहुंचानी है या बाहर बाहर रखनी है। तो उससे आप लोग उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो है वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये इनहेलर का एक फोटोग्राफ है। अस्थालिन सिप्ला का इनहेलर आता है ये, इट्स वेरी पॉपुलर। देन एरोसोल। एरोसोल बेसिकली क्या है? डिओड्रेंट, जो हम लोग डीओ यूज करते हैं, दैट इज ए टाइप और फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल। तो इसमें अंडर प्रेशर किसी लिक्विड को या सॉलिड को कंप्रेस किया जाता है गैस में और फिर उसको प्रेस करके बाहर प्रेशर के साथ निकाला जाता है, लाइक डीओ, दैट इज एरोसोल। Aerosol are pressurized dosage form containing one or more active ingredient which upon activation emit a fine dispersion of liquid or solid and liquid or solid। या तो लिक्विड या सॉलिड या दोनों को वो प्रेशर के साथ एमिट बाहर निकालता है ड्रॉपलेट फॉर्म में और ये अंडर प्रेशर गैस में पैक किया जाता है, दैट इज एरोसोल। इन ए गैसियस मीडियम, एक गैस के मीडियम में इसको पैक कर दिया जाता है और ये अप्लाई करते हैं प्रेस करके और वहाँ पर वो अप्लाई होता है।
तो ये एक फोटोग्राफ दिया गया है एरोसोल की वर्किंग को समझने के लिए कि जैसे ही प्रेस किया गैस के साथ लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर निकली। ये यहाँ पर पेन किलर जैसे हम लोग बात करें वोलिनी मूव, पहले ये क्रीम फॉर्म में आए फिर जेल फॉर्म में आए, अभी ये एरोसोल फॉर्म में आते हैं कि जहाँ मेरे पेन है मैं उसको प्रेस करूँगा और वो वहाँ ड्रॉपलेट फॉर्म में पहुँचेगा। बेनिफिट क्या है एरोसोल के? एरोसोल में जो वो मेडिकामेंट है लिक्विड है वो बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में पहुँचता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है स्किन के अंदर बॉडी के अंदर और अच्छे से होता है। तो ये बेनिफिट हैं एरोसोल के। तो ये एक डीओ का एग्जांपल लिया हम लोगों ने। यस, तो ये हमारी डिफरेंट फॉर्मूलेशन थी बच्चों। आने वाले कुछ और लेक्चर्स में कुछ फॉर्मूलेशन रह गई हैं, डोजेज फॉर्म्स रह गई हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और होपफुली आप लोगों ने ग्राफिक्स को एंजॉय किया होगा। कुछ आप लोगों की एडवाइस हो या कुछ और कंटेंट आप किस रूप में चाहते हैं हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए, हमारे नंबर्स आप लोगों के पास हैं। एंड थैंक यू फॉर अवर टेक्निकल टीम जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और सब्जेक्ट को और इजी वे में समझाने के लिए मुझे एक ये टेक्निकल डिवाइस दी।